Good morning, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sure. We'll start discussing today with a new topic. है ना? आज एक first topic start करेंगे. This is an entire different topic. This is thermodynamics. So आज हम लोग आज से के बाद KVPY lecture में we'll have a discussion about thermodynamics. आज के lecture में मैं introduce करूंगा thermodynamics and then you'll get a recording of this lecture. इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, वो आपको देखना है. फिर अगले लेक्चर में असाइनमेंट करेंगे बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर एंड द रिकॉर्डेड लेक्चर. राइट? आप आज असाइनमेंट देंगे? हाँ, आज नहीं बेटा, मे बी टुमारो. राइट? बेस्ड ऑन द टुडेज लेक्चर एंड द नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर, इसके बेसिस पे एक असाइनमेंट होगा. फाइन. आज हम लोग डिस्कस करेंगे. हाँ, आज के बाद हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे केवीपीवाई में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. So we'll discuss about thermodynamics. Thermodynamics basically एक major section है physics का, जो बाद में जाने के बाद you'll be having to study in mechanical engineering, which was my domain. So mechanical engineering में जब आप पढ़ोगे उसमें एक subject है, actually 2-3 subject है. एक refrigerator और air conditioning है, is a subject in mechanical engineering. Heat transfer है. राइट? ये सब थर्मोडायनेमिक्स का एक अलग सब्जेक्ट है. तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो इसी पार्ट पे बेस्ड होगा, थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड होगा. राइट? बाद में आप थर्मोडायनेमिक्स पे यू कैन डू थर्मोडायनेमिक्स पे आप जाने के बाद आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो एंड देन यू कैन डू पीएचडी. सो मैंने पीएचडी थर्मोडायनेमिक्स पे ही किया है. राइट? तो आप समझ सकते हो कि ये थर्मोडायनेमिक्स कितना बड़ा सेक्शन है फिजिक्स का. आगे चलने के बाद इसका कितना वाइड एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ. इज इट क्लियर? सो हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करना चालू करेंगे आज. बिफोर आई गो इनटू द डिस्कशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिटेल में जब डिस्कस करेंगे उसके पहले हमें 2 टॉपिक के बारे में समझना जरूरी है. द फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस इज हीट एंड टेम्परेचर. तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन चालू करेंगे. The topic is heat and temperature. पहले आप अपने कॉमन सेंस से मुझे बताओ कि इज दिस हीट एंड टेम्परेचर बोथ सेम कि थोड़ा अलग अलग चीजें हैं? एक ही चीज है हीट और टेम्परेचर? सर हीट मतलब कि कितना गर्म वो चीज है या अच्छा. ठंडी चीज है वो, और टेम्परेचर मतलब कि वो हीट मेजर, मतलब यूनिट ऑफ हीट इज टेम्परेचर, मतलब कि यूनिट ऑफ हीट इज कैसे टेम्परेचर. मेजर करते हैं उसे टेम्परेचर कहते हैं. ओके, फाइन. और कोई बता सकता है? एनीवन एल्स हैज सम आइडिया? हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है? दोनों क्या सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? Sir, heat is the total kinetic energy in the substance, and temperature is total amount of heat in substance. So means listen, you want to say कि almost दोनों सेम चीज ही है ना, हीट और टेम्परेचर? Yes sir. हीट और टेम्परेचर दोनों डिफरेंट चीजें हैं. हीट इज अ डिफरेंट चीज, डिफरेंट थिंग, एंड अ टेम्परेचर इज अ डिफरेंट थिंग. सो दोनों बहुत अलग चीजें हैं. हीट एक अलग चीज है, टेम्परेचर एक अलग चीज है. हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. समझना है हीट के बारे में अगर आप डिस्कस करोगे. सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वैसे ही एक हीट भी होता है. सो हीट बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. दैट इज इन ट्रांजिट. सो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो ट्रांजिट में होता है, मतलब मूव करता है. हीट जनरली कहां से कहां मूव करेगा? सो हीट मूव्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना. हीट फ्लोज फ्रॉम higher temperature to lower temperature. Am I making sense? Right? So basic अगर आप बात करो तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है
जैसे बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, उसमें से एक फॉर्म आपका ये हीट भी है ना. So heat is basically a form of energy that get transferred or that moves from higher temperature to lower temperature. So normally heat higher temperature से lower temperature जाता है. रेफ्रिजरेटर में अगर आप डिस्कस करोगे तो रेफ्रिजरेटर में हीट लोअर से हायर जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम होता है, फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना. तो रेफ्रिजरेटर एक अलग डिवाइस है जिसमें हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. Am I clear? But normally अगर आप बात करोगे in general, so in general heat will be transferred from higher temperature to lower temperature. समझ में आया सभी को ये पॉइंट? So heat क्या है? Heat is basically a form of energy. जैसे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उसमें से एक फॉर्म मेरा हीट भी है. Agreed? So heat is a form of energy which normally gets transferred from higher temperature to lower temperature. Am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. फाइन. अब अगर आप टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करो, आप समझना एक बार जरा ध्यान से. मान लो मैं कोई एक सॉलिड पार्टिकल लेता हूं, तो इस सॉलिड पार्टिकल में कितने एटम्स होंगे? बहुत सारे. एक मोल में ही एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 6.023 into 10 raised to power 23. एक मोल में, नॉट इन 1 ग्राम ऑल्सो, एक मोल में इतने एटम्स होते हैं. सो लॉजिकल बात है कि अगर आप इसमें बात करोगे तो क्या बहुत सारे ऐसे एटम्स होंगे? विल हैव लॉट ऑफ एटम्स दिस. Yes, sir. होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे बहुत सारे एटम्स है या बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो क्या ये सारे पार्टिकल रेस्ट में रहेंगे या जिगजैग मोशन में रहेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मोल में ही एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होता है. 6.023 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स आर देयर. एक ग्राम भी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग 1 मोल. तो मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो कम है कि बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है. अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो अगर बहुत ज्यादा है, तो ये जो सारे पार्टिकल्स है, आर दे इन रेस्ट और दे आर मूविंग इन अ जिगजैग मैनर? Sir, they are moving randomly. Moving in a रैंडमली मूव, राइट. अब जब ये पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहा है, तो इस रैंडम मोशन जब पार्टिकल का है, तो क्या रैंडम मोशन ऑफ दिस पार्टिकल की वजह से क्या इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगा? विल इट हैव अ काइनेटिक एनर्जी? Yes, sir. राइट. इंटरनल एनर्जी बोल दिए. अब जो इस पार्टिकल का जो इंटरनल एनर्जी होता है, उस इंटरनल एनर्जी के मेजरमेंट के लिए हम जिस फैक्टर का यूज करते हैं, दैट फैक्टर इज कॉल्ड टेम्परेचर. समझना बात ध्यान से. टेम्परेचर का हीट से कोई लेना देना नहीं है बेटा. टेम्परेचर इज अ सिस्टम बाय विच वी मेजर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. हम पार्टिकल के इंटरनल एनर्जी को मेजर करने के लिए जिस फैक्टर का यूज करते हैं, दैट फैक्टर इज कॉल्ड टेम्परेचर. अब समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, इफ आई हैव लार्जर टेम्परेचर हियर, इंप्लाइज कि इधर का इंटरनल एनर्जी ज्यादा है. और अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर कम है, मतलब यहाँ का इंटरनल एनर्जी कम है. Am I making sense? So is it fine? So अगर आप टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करोगे, so टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर it is the measurement of internal एनर्जी ऑफ पार्टिकल, है ना. जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल के इंटरनल एनर्जी के मेजरमेंट के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड टेम्परेचर. एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? समझ में आया सभी को? Yes, sir. है ना. इट इज टू यूज टू मेजर internal energy of particle. सो पार्टिकल के इंटरनल एनर्जी को मेजर करने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड टेम्परेचर. अब आप खुद सोच के देखो, मान लो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, वहां उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा? One which having the large higher temperature, जिसके पास मान लो मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, उसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा?
हाँ निशान, श्रद्धा, कोई बता मुझे, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने का क्या मतलब है कि उसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा? विल इट हैव लार्जर इंटरनल की लोअर? लार्जर, सुपर, वेरी गुड सिद्धि, श्रद्धा। सो ये बात समझ लेना, टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग फैक्टर्स है, दोनों भी डिफरेंट चीजें हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो नॉर्मली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, whereas टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, वो पार्टिकल के इंटरनल एनर्जी को मेजर करेगा। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है इसका मतलब पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, अगर टेम्परेचर सेम है इसका मतलब पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी सेम होगा, राइट? नॉर्मली हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, नॉर्मली हीट हायर से लोअर में जाता है। लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करोगे तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हीट लोअर से हायर जाता है, ऑपोजिट। तो बाद में आपको चल के बताऊंगा, रिवर्स बेरेटोन साइकिल, बेल कॉलमन साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, सो बाद में डिस्कस करेंगे हम। अब आई मेकिंग सेंस? दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको टेम्परेचर को चेंज करना है इसका मतलब तुम्हें इंटरनल एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी को हम बहुत फैक्टर से चेंज कर सकते हैं। आप इसमें हीट दे दो तो इंटरनल, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो इस ऑब्जेक्ट पे मैंने हीट को सप्लाई किया, तो क्या हीट सप्लाई करने की वजह से इस पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा या नहीं? विल इट चेंज और नॉट? Yes. लॉजिकल बात है। पहले जिस काइनेटिक एनर्जी से ये मूव कर रहा था, हीट सप्लाई करने के बाद दैट काइनेटिक एनर्जी विल चेंज, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा तो क्या टेम्परेचर भी चेंज करेगा आफ्टर सप्लाइंग हीट? Yes. राइट? सेम वे में अब इमेजिन करो, अगर मैं इस पे प्रेशर लगाता हूं, इफ आई एम एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन दिस, अगर मैंने इस पे प्रेशर लगा दिया है तो क्या प्रेशर लगाने की वजह से भी क्या इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकता है? मान लो मेरे पास एक रॉड है और मैं रॉड से हैमर से इसको बीट कर रहा हूं, तो अगर मैं हैमर से बीट करूंगा तो क्या इस इंटरनल पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा या नहीं आएगा? विल इट चेंज और नॉट? नहीं आएगा। आप सोच कर देखो, अगर मैं हैमर से इसको बीट कर रहा हूं तो जब मैं हैमर से बीट करूंगा तो क्या इस सरफेस पे वाइब्रेशन जनरेट करेगा? और क्या sir. वेरी गुड श्रद्धा, अगर ये वाइब्रेशन जनरेट किया तो क्या ये वाइब्रेशन अंदर पार्टिकल्स पे परकुलेट करेगा? और अगर ये वाइब्रेशन इस पार्टिकल पे परकुलेट कर रहा जा रहा है आगे की तरफ, तो क्या इस पार्टिकल्स का इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा या नहीं बाय अप्लाइंग प्रेशर आल्सो? आएगा sir. अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो क्या इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आया तो क्या टेम्परेचर में भी चेंज आएगा? विल टेम्परेचर आल्सो चेंज? हाँ सर। यस, सुपर। सो दोनों अलग अलग चीजें, पहले ये बात क्लियर करो, हीट एक अलग फैक्टर है, टेम्परेचर एक अलग फैक्टर है। हीट बेसिकली एनर्जी का फॉर्म है और टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी के मेजरमेंट का एक फैक्टर है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा तो हीट में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज होगा। अब इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज करेगा, इसके लिए बहुत सारे रीजन है, जिसमें से एक रीजन आपका हीट भी है, एक रीजन आपका प्रेशर है, एक रीजन आपका फ्रिक्शन है। जब आप इसको रबिंग करोगे तो फ्रिक्शन की वजह से भी उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और उसकी वजह से भी टेम्परेचर में चेंज आएगा। Am I clear? Yes sir. समझ में आया सभी को? सो हीट एंड टेम्परेचर दे आर वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। हीट बेसिकली क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के इंटरनल एनर्जी को मेजर करने के लिए जिस फैक्टर का हम यूज करते, दैट फैक्टर इज कॉल्ड टेम्परेचर। अगर मुझे टेम्परेचर चेंज करेंगे इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा है, अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा इंप्लाइज कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। Is it clear? Is it clear to all? Yes sir. Okay. अब देखो बेटा, फर्क समझ में आया दोनों को? यू टेल मी वन थिंग। वेरी गुड यश, श्रद्धा, एक्सीलेंट। फर्क समझ में आया दोनों में? हीट इज अ डिफरेंट गेम, टेम्परेचर इज अ डिफरेंट गेम, दोनों अलग अलग चीजें। हीट एनर्जी है और टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट है। टेम्परेचर हीट का मेजरमेंट नहीं है, टेम्परेचर बॉडी के इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट। अगर आपने
इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखा है तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, अगर आप इंटरनल एनर्जी को चेंज करोगे तो टेम्परेचर आपका चेंज होगा। हाँ, ये बात सही है कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में एक मेजर प्लेयर मेरा हीट है, बट हर बार हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रेशर की वजह से भी चेंज कर सकता है, फ्रिक्शन की वजह से भी चेंज कर सकता है, कंप्रेशन की वजह से भी चेंज कर सकता है, एंड सो इज इट क्लियर? Yes, sir. सुपर। अब देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए देयर आर वेरियस स्केल्स, है ना। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल्स है। हेडिंग दे दो, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। यस, बिल्कुल अंजलि, जब मैं स्टेट को चेंज करूंगा तभी भी टेम्परेचर चेंज होता है, कभी कभी सेम भी रहता है। जैसे अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करोगे तो आपका टेम्परेचर सेम रहेगा उस कन्वर्जन के फेज में, बाद में इट कैन चेंज। हेडिंग दे दो, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट। नाउ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे स्केल्स है जिसके हेल्प से आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। इसमें 3 मेजर स्केल के बारे में मैं डिस्कस करना है, और भी बहुत सारे हैं। एक तो मेरा सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल। दूसरा मेरा फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है। और तीसरा मेरा केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल है, राइट। सो दीज आर 3 वेरी वेरी कॉमन स्केल। ये 3 हमारा बहुत कॉमन स्केल है जिसके हेल्प से यू कैन मेजर टेम्परेचर। एंड व्हाट आर दे? सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये 3 मेरा बहुत कॉमन स्केल है जिसको यूज करके आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। Am I clear? Yes, sir. राइट। सेल्सियस स्केल बेटा जो ये स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। मतलब यहाँ पे अगर आप लेके जाओगे तो आपका वाटर फ्रीज करके आइस बन जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होने के बाद ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, जो आपकी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ऑफ कोर्स, राइट। सो ये जो मेरा सेल्सियस स्केल है वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करता है एंड इट एंड्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज में हमारा सेल्सियस स्केल बनता है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। क्लियर हो रहा है पॉइंट यहाँ तक? समझ में आया? फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बात करोगे तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, फ़ारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल प्रेशर पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होके आइस बनेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होके गैस बन जाएगा। अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल के लिए देखोगे तो फ़ारेनहाइट स्केल स्टार्ट फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड रीचेस टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एम आई क्लियर? अगर आप केल्विन स्केल के बारे में देखोगे, ये सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्केल है केल्विन स्केल। So Kelvin scale starts from minus of 273.15. Kelvin scale starts from minus of 273.15 Kelvin and it goes on to 373.15 Kelvin, है ना। तो सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होके 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। ये आपका वाटर का फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है, boiling point of water at normal atmospheric pressure I am saying। और ये मेरा जो है ये है freezing point of water at normal atmospheric pressure। सेम अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड माइनस 273.15 डिग्री से ये जो आपका स्टार्ट होता है केल्विन स्केल, दैट स्टार्ट फ्रॉम माइनस 273.15 केल्विन and ends to 373.15 Kelvin। Am I clear everyone? Yeah, sir. Super, लिख लो,
ईशान, श्रद्धा, क्लियर बेटा सबको ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. गुड। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बच्चे क्या करते हैं, हीट और टेम्परेचर दोनों को सेम समझते हैं। पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें। वेरी गुड श्रद्धा, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हीट एक एनर्जी है, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फिक्स्ड है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सेम है। इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग इंप्लाइज कि इंटरनल एनर्जी इज चेंजिंग, राइट। अब अगर आप इंटरनल एनर्जी के चेंज के बारे में डिस्कस करोगे तो इंटरनल एनर्जी का चेंज बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, उसमें से एक मेजर फैक्टर हीट भी है। लेकिन हर बार इंटरनल एनर्जी हीट की वजह से ही चेंज करेगा ऐसा नहीं है। इट कैन चेंज ड्यू टू प्रेशर, it can change due to friction, it can change due to rubbing, it can change due to the compression or extension। खींचोगे या फिर आपको प्रेस करोगे तो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। it can change due to change in state also, which Anjali has said। तो आप किसी भी फैक्टर से अगर आपने इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया तो implies you are changing the temperature। am I clear? so heat एक अलग कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर एक अलग कॉन्सेप्ट। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मेरे पास तीन मेजर स्केल्स है, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100। केल्विन होता है -273.15 केल्विन टू 373.15 केल्विन, और फ़ारेनहाइट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दीज आर द थ्री मेजर स्केल्स जो हम यूज करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे हैं, रेजिस्टेंस पैरामीटर, लेंथ स्केल, वॉल्यूमेट्रिक स्केल, बहुत सारे। मैं एक एक करके सब पे आऊंगा धीरे धीरे। एम आई क्लियर? जानवी, समझे बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. सुपर। अब इन स्केल को चेंज करना कैसे करोगे आप? आपको ऑलरेडी पता होगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इफ आई वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फर्स्ट, अगर आप चेंज करना चाहोगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है C/5 F minus of 32/9। This is the formula by which we can convert Celsius scale to Fahrenheit scale। C is the temperature measurement in Celsius, F is the temperature measurement in Fahrenheit। So C/5 is equal to F minus of 32/9 is the way how we convert Celsius to Fahrenheit। अगर मुझे सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, आप क्या करोगे? सेल्सियस से केल्विन करोगे, सो केल्विन विल बी इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। ये फॉर्मूला यूज करें। सो अगर मुझे सेल्सियस स्केल दिया है एंड फ्रॉम सेल्सियस इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन, तो आप सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दो, विल बी कन्वर्टिंग इनटू केल्विन। इज इट ओके? समझ में आया बेटा सभी को? यस। गुड। चलो एक आधा क्वेश्चन करिए। कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू, सिंपल बनाता हूं, नंबर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड नंबर 2 केल्विन। करो जरा इसको कन्वर्ट। वेट 2 मिनट। आया तो कृषा, समझा बेटा आपको एक ये पॉइंट? एंड कबीर, बोथ ऑफ यू? Yes, sir. गुड। कृषा, तुम्हें समझा बेटा? मे बी योर ऑडियो। हाँ सर, समझा। गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड कबीर, एक्सीलेंट. श्रद्धा इज गेटिंग फ़ारेनहाइट एज 86. बेटा 86 देखो श्रद्धा एंड सिद्धि, बोथ ऑफ यू. फ़ारेनहाइट में मैंने डिग्री लगाया है, ध्यान रखना ये बात. और सेल्सियस में भी डिग्री, केल्विन में डिग्री नहीं होता, तो प्लीज पे अटेंशन. जेई एडवांस मेंस इसको घुमा सकता है, सो मेक श्योर सेल्सियस में मेरे डिग्री होगा, फ़ारेनहाइट में डिग्री होता है, केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते हैं. सो डोंट राइट डिग्री इन केल्विन, बट इस दोनों में होना चाहिए. एम आई क्लियर? चलो कन्वर्ट करते हैं इसको. so, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, सो इसके लिए फर्स्ट पार्ट अगर हम करेंगे, सो व्हाट विल डू, c by 5 f minus 32 by 9. Anup is getting 6.5 Fahrenheit. Okay, c by 5 is equal to f minus 32 by 9. So c we are having what, 30 by 5 is equal to f minus of 32 by 9. 6 5 are 30. So 154 है ना, 54 f minus of 32. So implies f will be equal to what? Will it be 54 plus of 32? So f will be equal to what? 86 degree Fahrenheit. Is it clear? Superb, Shraddha. Good. Now we want to convert this into Kelvin. अच्छा, टू कभी कभी जब कन्वर्जन रहेगा ना सेल्सियस से केल्विन में, तो ये 0.5 नहीं लगाएगा, सीधा 273 ही ऐड कर देगा, वैसे भी चलेगा. सो अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना, सो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15. सो केल्विन विल बी इक्वल टू 30 प्लस of 273.15. Kelvin will be 303.15 Kelvin. So this we have converted Celsius into Fahrenheit and Celsius into Kelvin. Am I clear properly? So देखो अभी तक हमने दो चीजें सीखा. नंबर वन, वी हैव लर्न कि व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज देयर डिफरेंस. पहला तो हमने ये सीख लिया, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, और हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है. ये पहला पॉइंट था मेरा. दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया अभी, कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी आर हैविंग 3 डिफरेंट स्केल्स, तो इन स्केल्स को हम कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, ये मेरा अगला पॉइंट. क्लियर है बेटा यहां तक एवरीवन? Very good. Yes, excellent. Shall I take more question based on this? Yeah, sir. Okay, एक आधा और कर लो. Just 1 minute. I'll write the question. Convert 60 degrees Celsius into number 1 degree Fahrenheit and number 2 Kelvin. चलिए. ओके, जानवी डिग्री ऐड करो फ़ारेनहाइट के आगे. 76 140 140. ओके श्रद्धा, गुड. नहीं श्रद्धा, 140 डिग्री नहीं बेटा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट. कृषा ऐड डिग्री. गुड है शोदत. सो अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसको कैसे होगा, अगेन फॉर द फर्स्ट वी आर डूइंग c by 5 f minus of 32 by 9. This is what we are going to use. So implies 60 by 5 f minus of 32 by 9. So f minus of 32
will be equal to 12 into 9. F minus of 32, 108. So F will be equal to what? 140 degree Fahrenheit. ये मेरा पहला कन्वर्जन होगा, राइट? एक्सीलेंट अनूप, ऐड करो डिग्री फ़ारेनहाइट. Superb. So now we want to convert this into Kelvin for the second case. So Kelvin will be equal to Celsius plus 273.15. So implies Kelvin will be equal to what? 60 plus 273.15. So therefore Kelvin will be equal to 1.5. This is 3. So this will be equal to 313.15 Kelvin. Sorry, 333 na? 333. So 333.15 Kelvin. Am I clear? Is it clear everyone? सबको समझा यहाँ तक point? Yes, sir. Yes, sir. So the first thing we discussed कि what is the difference between heat and एकदम sequence में पढ़ना बेटा, है ना? मैं आपके लेवल पे पढ़ाऊंगा because इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए, मैं उतना नहीं जाऊंगा आपके लिए, जो आपके लिए important है, we'll discuss only that much. इसमें पहला हमने डिस्कस किया कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, पहला. सेकंड, what are the units in which we measure temperature और what are the measuring scales to measure temperature. उसमें 3 स्केल हमने पढ़ा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. आफ्टर डिस्कसिंग these three, हमने एक फॉर्मूला देखा कि कैसे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और फ़ारेनहाइट को केल्विन में करेंगे और वाइस वर्सा. यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर अप टू दिस मच एवरीवन? निशान क्लियर है बेटा यहाँ तक पॉइंट? 1 second to the last slide. Yeah. Yes, sir. चलो, यहाँ तक समझ में आया सभी को? निशान क्लियर है बेटा पॉइंट यहाँ तक? एंड कृषा, इज इट क्लियर? अब जो डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा. हेडिंग दे दो, इफेक्ट ऑफ Sir, टेम्परेचर. the screen is not visible. Okay, not visible to you. Is it visible to remaining students? Yes, sir. Okay. Maybe network issue बेटा. हेडिंग दे दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अभी टेम्परेचर, पहले तो हमने ये देखो सीक्वेंस में कैसे पढ़ रहे हैं. पहले मैंने आपको ये पढ़ाया कि हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है. तो पहले तो ये डिस्कस किया. आफ्टर दैट वी डिस्कस कि व्हाट आर द डिफरेंट स्केल इन विच वी मेजर द टेम्परेचर. तो ये हमारा दूसरा था. उसमें और भी बहुत सारे स्केल आएंगे, धीरे धीरे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, राइट? सो पहले हमने देखा कि टेम्परेचर और हीट में क्या फर्क है. फिर हमने देखा कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए व्हाट आर द वेरियस स्केल्स, वो डिस्कस किया. अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो सबसे पहले हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे ऑन लेंथ. ऑन लेंथ. सो लेंथ पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा हम देखेंगे. ओके, मुझे एक बात बताओ. मान लो कि मेरा ये रॉड था और इस रॉड का इनिशियल लेंथ L0 था. The initial length of this rod was L0. Let's assume this. At some temperature, let's say T0. तो किसी भी टेम्परेचर T पे ये मेरे रॉड का लेंथ था L0. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, तो इस रॉड का जो लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इफ आई एम चेंजिंग द टेम्परेचर. अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो लेंथ इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? थोड़ा सा इंक्रीज कर. क्यों करेगा इंक्रीज? मुझे लॉजिक चाहिए. एक्सपेंशन. क्यों होगा एक्सपेंशन? एक्सपांड होता है. क्यों होगा? एक्सपांड होता है जब दैट्स टेम्परेचर. ओके, दैट्स ओके. क्यों होगा एक्सपेंशन? वी नीड लॉजिक. सर, एक्सपेंशन जब हम हीट करते हैं तो सारे पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाते हैं. यस,
एक्सीलेंट अनु। सर होगा क्या? उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इसलिए हाँ बिल्कुल सही, expansion। और बिल्कुल उस सही। उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है, इसीलिए वो पार्टिकल्स हिलने लगती है, इसलिए नहीं, वो डेंसिटी कम होना Correct. बोलना सही नहीं रहेगा। अब ऐसे देखो, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या हीट होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा ड्यू टू हीटिंग? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से क्या ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा? विल इट ट्राई टू एक्सपैंड? होगा ऐसा, दूर जाना चाहेगा। अब अगर ये पार्टिकल्स ड्यू टू हीट, ये पार्टिकल्स अगर इंटरनल एनर्जीज में आ गया और इसकी वजह से अगर ये पार्टिकल सेग्रीगेट होना चाहेगा, तो सेग्रीगेट होने के कारण क्या इस रॉड का जो लेंथ होगा, क्या ये लेंथ थोड़ा इंक्रीज करेगा? Yes, sir. राइट, लेट्स से इस रॉड का जो अब लेंथ हो गया वो लेंथ डेल्टा एल से इंक्रीज कर गया। रॉड का इस लेंथ अभी डेल्टा एल से इंक्रीज कर गया, तो अब इस रॉड का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड? will it be equal to L plus of delta L? पहले ऑलरेडी आपके पास लेंथ था ना बेटा L नॉट, अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा? L नॉट प्लस डेल्टा L। और मान लो टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया T प्लस डेल्टा T अमाउंट से, दिस इज व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट? सो टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया T प्लस डेल्टा T। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? टेम्परेचर में चेंज हो गया डेल्टा T अमाउंट से। पहले टेम्परेचर आपका T था, अभी टेम्परेचर बढ़ के T प्लस डेल्टा T हो गया, और पहले आपके पास लेंथ L नॉट था, अब लेंथ चेंज होके L नॉट प्लस डेल्टा L हो गया। सो लॉ क्या कहता है? लॉ सेज दैट चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। समझना बात ध्यान से, ये लॉ क्या कहता है कि जो आपके लेंथ में चेंज हो रहा है और जो आपका पहले का लेंथ था, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Am I clear precisely? समझ में आ रहा है पॉइंट? अब अगर ये आपका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, सो अब अगर आप इसको इधर लेके जाओगे या साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे, आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? विल यू हैव टू ऐड अ कांस्टेंट? अगर मैं ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूं बेटा, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने की वजह से क्या मुझे एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा? यस या नो? Yes, sir. Superb. So excellent. Yes. So delta L by L naught is equal to constant alpha. This is alpha here into delta T. This alpha is called coefficient. This is called coefficient of linear expansion. है ना? इस अल्फा को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो डेल्टा L बाय L मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। और अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूं, सो विल हैव टू ऐड अ कांस्टेंट ओवर देयर, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एम आई क्लियर? और अगर आप इसको शिफ्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा इंटू L नॉट इंटू डेल्टा T। Am I clear? So change in length will be equal to alpha, which is coefficient of linear expansion, into L naught, which is original length, into delta T. अच्छा, delta L को क्या लिख सकते हैं? Can I write this delta L as final length minus of initial length is equal to alpha into L naught into delta T. ये मेरा टोटल फाइनल लेंथ था और ये मेरा इनिशियल लेंथ था। So अगर मैं फाइनल लेंथ में इनिशियल लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरा डेल्टा L आएगा? Yes, sir. सुपर। अभी आप ये L नॉट को इधर शिफ्ट कर दो बेटा। सो कैन वी से दैट लेंथ फाइनल इज इक्वल टू L नॉट प्लस L नॉट इंटू अल्फा डेल्टा T। अगर मैं यहाँ से L नॉट को कॉमन ले लूं, सो विल आई हैव लेंथ फाइनल इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा T। एम आई मेकिंग सेंस? सो फाइनल लेंथ टेम्परेचर राइज की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो लेंथ में चेंज होता है, दैट इज गिवन बाय दिस रिजल्ट। Final length is equal to initial length into 1 plus
अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। सो यहाँ पे ये जो LF हो गया, दिस LF स्टैंड्स फॉर फाइनल लेंथ, दिस L0 स्टैंड्स फॉर इनिशियल लेंथ, राइट। ये अल्फा आपको ऑलरेडी पता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और ये जो टर्म है डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। इज इट क्लियर एवरीवन? श्रद्धा, श्रुति, कबीर, क्लियर है बेटा सबको? सिद्धि, वैष्णव, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन इज टू कम फ्रॉम देयर। और मेरा एक सजेशन होगा, वैसे तो मैं थर्मोडायनेमिक्स आई विल टेक अगेन फॉर योर नॉर्मल लेक्चर, बट मेरा सजेशन होगा कि प्लीज बी अटेंटिव, राइट प्रॉपर नोट। जैसे आप नॉर्मल लेक्चर का नोट्स बनाते हो वैसे इसका भी नोट्स बनाओ, इसको भी उतना ही फोकस के साथ सॉल्व करो, क्योंकि आपको 2 बार हो जाएगा। सो एंड से इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, जेई में भी आएंगे, नीट में भी आएंगे और केवीपीवाई में भी आएंगे। तो मेरा सजेशन होगा कि इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, जैसे नॉर्मल लेक्चर का बनाते हो वैसे इसका भी बनाओ प्रॉपरली। गुड श्रद्धा। चेंज इन लेंथ, जो मेरा फाइनल लेंथ होगा, फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू इनिशियल लेंथ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी व्हिच इज माय टेम्परेचर डिफरेंस। और ये लॉ है, ध्यान में रहना चाहिए। ये अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है, 10⁻³ -3 -4 उसके रेंज में जाता है। Is it fine? समझ में आया सभी को? आगे बढ़े। अल्फा छोटा हाँ, अल्फा छोटा होता है। सो माय सजेशन विल बी कि आप ये ध्यान रखो, गुड श्रद्धा, कि अल्फा ये छोटा है। अच्छा, इसको अच्छा पहले तो अल्फा का यूनिट बता दो मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट क्या होगा? What will be the unit of coefficient of what will be the unit of alpha? Alpha का यूनिट क्या होगा? I think there will be no units. Yes, it will be. No unit is not possible here इस केस में। Sir, M0 L1 T0. कितना? M0 L1 T0. देखिए रिजल्ट क्या था मेरा, that delta L by L0 is equal to alpha into delta T। अब मुझे खुद एक बात बताओ, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो कैन आई से कि जो मेरा अल्फा होगा, will this alpha is equal to delta L by L0 into delta T। Am I clear? अब इसका तो कोई यूनिट नहीं, इसका केल्विन है, तो क्या अल्फा का जो यूनिट होगा will it be equal to केल्विन इनवर्स या 1 by केल्विन या 1 by सेल्सियस? हाँ, गुड श्रद्धा, गुड, एक्सलेंट। होगा ये केल्विन इनवर्स इसका यूनिट अल्फा का। So the unit of coefficient of linear expansion will be equal to alpha, that is equal to 1 by Kelvin or Kelvin inverse। टेम्परेचर को जनरली हम केल्विन में मेजर करेंगे। लिसन सोहम, क्लियर हो गया बेटा कैसे यूनिट लिखा है इसका? सर अगर केल्विन की Yes, दूसरा, केल्विन की वैल्यू अगर केल्विन की सिवाय दूसरा कोई होगा तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जो टेम्परेचर का यूनिट है वही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ही है ना। यस, इज इट क्लियर सोहम? तो डिपेंड करता है टेम्परेचर किस में मेजर किया आपने। इट
can be Kelvin or it can be Celsius or Fahrenheit. Yes, sir. So टेम्परेचर चेंज करने की वजह से जो मेरा फाइनल लेंथ होगा that will be equal to L naught initial length into 1 plus alpha delta T. Alpha is my coefficient of linear expansion. चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट आप प्रूफ देखोगे, हालांकि वो थोड़ा एडवांस प्रूफ है, बट मैं आपको बता देता हूं, वैसे भी प्रूफ होता है ये। मैंने क्या रिजल्ट बताया कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये बताना मैंने रिजल्ट अभी। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि dl by L इज इक्वल टू अल्फा इंटू dt, लिख सकते हैं dl by L इज इक्वल टू अल्फा इंटू dt, क्योंकि ये भी तो चेंज बता रहा है और ये भी आपका चेंज ही है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा वी कैन राइट dl अल्फा इंटू dt, लिख सकते हैं। Yes. Okay. Now we'll integrate both the sides. So integration of dl by L is equal to integration alpha into dt. Since alpha is a constant, so therefore we can take this out of the integration sign. So can we say that dl by L integration is equal to alpha, which is my coefficient of linear expansion, into del dt? You know, can we say this better, everyone? अब देखो, when my temperature was T naught, initial temperature, so at that case my length was L naught, and when the temperature went to TF, means final temperature, my length became LF, which is my final length. समझ में आ रहा है भाई कि मैं क्या समझ रहा हूँ? Is it clear properly, everyone? Yes, sir. Clear, sir. Superb. So इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? What is the integration of dx by x? Is it equal to ln x log x? याद ही नहीं है, पढ़ा था इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x becomes ln x log x के बराबर हो जाता है। सेम वे में अगर आप dl by L you are saying, so this will be equal to ln L log to the base EL, so ln into L from L naught to LF alpha into T from T naught to TF, initial temperature to final temperature. Now we'll place the limit, हम लोग लिमिट प्लेस करेंगे यहाँ पे, ln final length minus ln L naught initial length is equal to alpha TF minus of T naught, implies final length minus of initial length. श्रद्धा समझ में आ रहा है बेटा क्या कर रहा हूं मैं? एक बार मैंने लेंथ की जगह पे लिमिट प्लेस कर दिया फाइनल लेंथ, बाद में मैंने लेंथ की जगह पे लिमिट प्लेस कर दिया इनिशियल लेंथ L naught is equal to alpha into TF, means final temperature minus of initial temperature. Is it making sense, everyone? Lishan, so हम clear है बेटा point? हाँ sir. Okay. What is the formula for log A minus log B? Log A minus log B का क्या फॉर्मूला है? Log A upon B. Log A upon B. Yes, superb. So can we say this, that ln of final length minus L naught alpha into delta T, log A minus log B का फॉर्मूला यूज किया, so log A minus log B is log A by B, so ln LF by L naught is equal to alpha into delta T. एंटी लॉग ले लो, आई होप तुम्हें पता होगा एंटी लॉग लेने के लिए। ये मैं थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ, एक्चुअली प्रूफ इसका यही है, ये तो बहुत एब्रिविएटेड फॉर्म है। सो विल आई हैव LF minus of L naught is equal to e raised to power alpha into delta T, और LF is equal to L naught e raised to power alpha into delta T.
समझ में आ रहा है सभी को? लिशन, सोहम, क्लियर है बेटा? हाँ सर जी। एक्सीलेंट। यस सर। फॉर्मूला पता है ना ये सभी? मंदार, श्रद्धा, श्रेया, श्रुति, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो सुपर। अब e रेस्ट टू पावर x का एक एक्सपेंशन होता है, वो ऑफ कोर्स आपको पता नहीं होगा। गुड श्रद्धा, वो एक्सपेंशन मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेंशन है मैथ्स में e रेस्ट टू पावर x का, एक्सपोनेंशियल रेस्ट टू पावर x का अगर आप एक्सपेंशन लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस x by 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब by 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। फैक्टोरियल पढ़ लिया सबने? यस सर। Super. So e raised to power x becomes 1 plus x by 1 factorial. 1 factorial will be 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x raised to power by 4 factorial and so on till infinity. Same way में अगर आप यहाँ लिखोगे, वही expansion अगर मैं यहाँ use करूँ, so my final length is equal to L naught e raised to power alpha t को expand करो 1 plus alpha into delta t by 1 factorial plus alpha into delta t का square by 2 factorial and plus so on till infinity, ऐसे जाते जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये मेरा अल्फा बहुत स्मॉल है, लाइक 10 raised to power -4, 10 raised to power -6 के रेंज में आता है, तो क्या इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा आएगा और डिवाइड भी नीचे करना फैक्टोरियल। तो क्या ये जो टर्म है मेरा, इज इट नेग्लिजिबल टर्म? क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके सामने? Since alpha is a very very small quantity, alpha is 10 raised to power -4, 10 raised to power -6, 10 raised to power -7, इस रेंज में अल्फा है। अगर अल्फा छोटा है तो क्या अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेज्ड टू पावर 4, क्या ये सारे क्वांटिटीज और भी छोटे हो जाएंगे? यस सर। राइट? सो कैन बी से कि ये जो सारे क्वांटिटीज है, इसके बाद के जितने भी क्वांटिटीज है, क्या हम उसको अप्रोक्सीमेट करके 0 के बराबर रख सकते हैं? मार्क में बड़ा, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज इक्वल टू 0, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वो 0 के बराबर नहीं है, बट कैन बी से कि इट इज अप्रोचिंग टू 0, वो 0 को अप्रोच कर रहा है। और 0 को अप्रोच क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, और अगर अल्फा बहुत छोटा होगा तो अल्फा स्क्वायर और छोटा होगा, अल्फा क्यूब और छोटा होगा, अल्फा रेज्ड टू पावर और भी छोटा होता जाएगा। सो कैन बी ओमिट दीज टर्म्स सिंस अल्फा इज अ स्मॉल एंटिटी? कर सकते क्या ऐसा ओमिट? सुपर। Yes, sir. एक्सीलेंट। इसको अगर आप ओमिट कर दोगे, सो लेंथ फाइनल इज इक्वल टू व्हाट? L नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा। यही फॉर्मूला आया था ना, यही फॉर्मूला था ना पिछले केस में भी जब हमने प्रूफ किया था। दिस वाज द रिजल्ट। बट आप देखो यहाँ पे मैंने इसको कैसे अप्रोच करके प्रूफ किया एंड हाउ आई हैव प्रूव्ड हियर। अब मुझे आप ही बताओ, पहले वाले अप्रोच में और दूसरे वाले अप्रोच में ज्यादा एग्जैक्ट अप्रोच कौन सा है? फर्स्ट वन कि सेकंड वन? फर्स्ट वन। सेकंड वन। फर्स्ट वन में आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन बैठा था, यहाँ पे मुझे सबके लिए पता है और हमने अप्रोक्सीमेट इसके लिए नेग्लेक्ट किया है क्योंकि अल्फा मेरा छोटा है, दैट्स व्हाई वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला। इज इट ओके? यस सर। एक फॉर्मूला तो यहीं से बन रहा है, दैट लेंथ फाइनल इज इक्वल टू L नॉट e रेज्ड टू पावर अल्फा इनटू डेल्टा t। अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ो, कुछ डाउट आएगा मुझे पूछो। दिस आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। मंदार, सोहम, क्लियर बोथ ऑफ यू? हाँ सर। चलो एक्सीलेंट। अब मुझे एक बात बताओ भाई, सोच समझ के बोलना सब लोग। अगर मेरा अल्फा बड़ा होगा तो लेंथ और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा? अगर मेरा, आई एम अगेन रिपीटिंग द स्टेटमेंट, अगर मेरा अल्फा छोटा है, इफ माय अल्फा इज स्मॉल, तब लेंथ और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ कैसा होगा? और अगर मेरा अल्फा बड़ा है तब लेंथ और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ कैसा होगा? बोलिए क्या होगा? देखो, अगर मेरा अल्फा छोटा है देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तब मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर मेरा अल्फा बड़ा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर ज्यादा है, उस केस में लेंथ और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा। Am I clear? So for small alpha, generally हमें 99% चांस है कि यही पूछेगा।
इसका चांस पूछने का 1% है, और वो भी एडवांस में। मेंस में और केबीपीवाई में यही पकड़ के चलो, LF is equal to L naught 1 plus alpha delta t. So can we say for a larger value of alpha, for larger value of alpha, the graph between length and temperature will be exponential. है ना? For larger value of alpha, graph between length and temperature will be exponential. For smaller value of alpha, graph between length and temperature will be straight line. Am I clear? समझ में आया? और जब तक आपको एग्जामिनेशन में कुछ दिया नहीं है तब तक आप स्मॉलर ही मानोगे अल्फा को, और आप ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनाओगे, वेदर इट इज केबीपीवाई, वेदर इट इज जेई मेंस और इट इज जेई एडवांस। जब तक वो प्रिसाइजली आपको मेंशन करके नहीं दिया है तब तक आप उसको स्ट्रेट लाइन ही पकड़ोगे। Please show this previous slide. Yeah. Shall I move ahead? आगे बढ़े? Just 1 minute. The next slide. Yeah, one second. ये हो गया स्लाइड लिख के सभी का? 1 minute. नहीं हुआ sir. Show the next page, sir. Yeah, one second. Just 1 minute. हाँ यार। Okay, sir, done.
Shall I move ahead? आगे बढ़े? सर 1 minute. So 1 minute. Okay. चलो सर एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे दिखता है? ये raised to power x का ग्राफ याद नहीं, भूल गया? हाँ पता चल। ओके सर। अभी 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते, फिर एक साथ ही प्रॉब्लम कराऊंगा मैं तीनों टॉपिक पे। हेडिंग लिख दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एरिया। तो लेंथ हो गया ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एरिया। एरिया, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एरिया। एरिया पे इफेक्ट देखें। मान लीजिए कि मेरा पहले एरिया ये था और दिस वाज व्हेन माय टेम्परेचर वाज टी। जब मेरा टेम्परेचर टी था तभी मेरा एरिया ए था, राइट? नाउ व्हेन वी ए मीटर स्क्वायर मान लेते इसके एरिया में। अब जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, लेट्स से आई हैव इंक्रीज द टेम्परेचर बाय सम अमाउंट, और जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो अब इसका एरिया हो गया ए प्लस ऑफ डेल्टा ए मीटर स्क्वायर व्हेन माय टेम्परेचर राइजेस टू टी प्लस ऑफ डेल्टा टी। तो जब मेरा टेम्परेचर टी प्लस ऑफ डेल्टा टी हो गया तब मेरा एरिया चेंज होके ए प्लस ऑफ डेल्टा ए मीटर स्क्वायर हो गया। टेम्परेचर में चेंज हुआ तो करस्पॉन्डिंग एरिया में भी चेंज हो गया। सो आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें क्या होगा रिलेशन। तो इसमें भी सेम लॉ है। लॉ क्या कहता है भाई कि चेंज ऑफ एरिया बाय ओरिजिनल एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। चेंज ऑफ एरिया बाय ओरिजिनल एरिया will be equal to directly proportional to temperature delta T। ये जो आपका है डेल्टा A बाय दिस इज माय एरिया स्ट्रेन, ये मेरा पिछला लेंथ स्ट्रेन था। तो चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे बेटा तो क्या ऐड करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट, राइट? सो क्या रिलेशन हो जाएगा? डेल्टा A बाय A नॉट इज ए कांस्टेंट बीटा इनटू डेल्टा T, है ना? ये रिलेशन हो गया। यहाँ पे ये जो टर्म है बीटा, इसको बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। एम आई क्लियर? बीटा जो टर्म है, बीटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। और चाहिए तो इसको थोड़ा और अरेंज कर दो, तो कैन वी से कि डेल्टा ए नॉट, ए नॉट को तो शिफ्ट कर दिया, सो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू बीटा इंटू ए नॉट इंटू डेल्टा टी। और चेंज इन एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? कैन बी राइट दिस एज फाइनल एरिया माइनस ऑफ इनिशियल एरिया इज इक्वल टू बीटा इंटू ए नॉट इंटू डेल्टा टी। ए नॉट को तो शिफ्ट कर दो, सो कैन बी से कि फाइनल एरिया विल बी इक्वल टू ए नॉट प्लस बीटा इंटू ए नॉट इंटू डेल्टा टी। ए नॉट 1 plus beta into delta t, right? So मेरा क्या रिलेशन बना? that final area will be equal to beta into delta t। ये जो टर्म है
ये मेरा फाइनल एरिया, ये जो टर्म है ये मेरा है इनिशियल एरिया, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। और डेल्टा टी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, टेम्परेचर डिफरेंस। Am I clear, everyone? Yes, sir. Super. Very good. Wait 1 minute. हाँ, जैसे था, अब मैं क्या बताता हूँ ना, जब धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा ना, इसमें से एक भी फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, सब तुम्हें ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएंगे। सिर्फ कंसेप्ट समझो, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिमूव करेंगे कांस्टेंट ऐड करेंगे, दैट विल बी अल्फा। सेम वे में यहाँ पे चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, दैट इज माय बीटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, और अल्फा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। श्रेया, श्रुति, क्लियर है बेटा दोनों को पॉइंट? श्रद्धा, इज इट क्लियर? श्रद्धा, क्लियर है दोनों? गुड, वेरी गुड। कबीर, कृषा, क्लियर बोथ ऑफ यू? क्लियर है सर। शाबाश, Sir, 1 minute will write this. आप राइट बाय योरसेल्फ ना बेटा, खुद से लिखो। वेरी गुड कबीर, खुद से लिखो, खुद से लिख पाओगे? हाँ सर, हो गया। मैं वॉल्यूम का तुमसे ही लिखवाऊंगा, मैं कुछ नहीं लिखने वाला वॉल्यूम। डन? Sir, 1 minute. अच्छा, जरा तुम लोग खुद से ट्राई करो तो एक बार फाइंड करने के लिए बीटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा, जस्ट ट्राई टू फाइंड। अब देखो, इतना बताने के बाद जब मैं वीडियो लेक्चर एक सेंड करूंगा आपको, तो तुम्हें समझ में आएगा सब कुछ। सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट सेंड द वीडियो। एक लेक्चर में करेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बीटा क्या है, अल्फा क्या है। नाउ यू कैन गो थ्रू द वीडियो लेक्चर। हाँ, इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि वी आर हैविंग अ स्क्वायर। मैं स्क्वायर को लेकर प्रूफ करता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, हालांकि किसी केस में एप्लीकेबल हो। मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है, आई एम हैविंग अ स्क्वायर हियर, और ये जो स्क्वायर है ना बेटा, इस स्क्वायर का मान लो कि साइड एल है, साइड एल है। सो स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा, दिस एरिया विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। है, स्क्वायर का एरिया यही होता है ना, एल स्क्वायर। दोनों साइड एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एल। तो क्या मिलेगा मुझे, डी ए बाई डी एल इज इक्वल टू डी एल स्क्वायर बाई डी एल, और व्हाट वी कैन से कि डी ए बाई डी एल विल बी इक्वल टू 2l। 2l होगा, नॉट अल्फा, इट विल बी एल हियर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dt लिखने का। सो मैंने क्या किया, एरिया मुझे पता है इज एल स्क्वायर, आई हैव डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एल। तो डिफरेंशिएट
both sides with respect to L. आप दोनों साइड में L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा? That dA by dL will be equal to dL square by dL. So इसको डिफरेंशिएट करेंगे so I'll be having 2L here, right? अब अगर ये 2L आ गया इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए. So what will be having? dA 2L into dL. Am I clear? अब मुझे एक बात बताओ, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि डेल्टा एल यानी dl एक ही बात है, by L is equal to alpha into delta t. So can I write this बेटा कि dl by L is equal to alpha into dt. So क्या मैं dl की जगह पे alpha into L into dt रख सकता हूँ? Can we place this in place of dl? Listen, yes or no? As we have said previously that delta L by L was my equal to alpha into delta t. Superb. So in place of delta L can be plugged dl because both indicates change. So here I have written dl by L is equal to alpha into dt. Delta t की जगह पे dt here. Now I will be shifting L this side. So can we say that dl is equal to alpha into L into what? dt. So is dl को will plug here. We'll place the value of dl here. Right? So what will be having? 2L alpha L into dt. Now this L into L will become L square, right? So can we say dA is equal to 2 into L square into dt? Yes or no? So can I place, in place of dl, can I plug alpha into L into dt? So in place of dl, I have placed this alpha into L into dt. So this L and L will be equal to L square. Multiply करने के बाद, so will I say, can I say this कि dA is equal to 2 into L square into alpha into dt? बोल सकते हैं क्या everyone? Yes, can we say this better? गुड. आप देखो L स्क्वायर की जगह पे आई कैन प्लेस एरिया है. L स्क्वायर की जगह पे हम एरिया रख सकते हैं यहाँ पे. इसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं फाइनली. L स्क्वायर की जगह पे हम एरिया प्लेस कर देंगे. सो एरिया प्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? dA is equal to 2 alpha into area into what? dt. Right? 2 alpha into area into what? dt. अभी एरिया को शिफ्ट कर दो नीचे. So can I say कि dA by area 2 alpha into dt. dA by area is equal to 2 alpha into dt. अब मैंने अभी पीछे बताया आपको that dA by A is equal to beta. So क्या मैं dA by A की जगह पे can I place beta into dt here? रख सकते हैं. So beta into dt is equal to twice of alpha into dt. Now this dt and dt will get cancelled. तो क्या मुझे बीटा यहाँ से, is it I'm having equal to twice of alpha? क्या मेरा बीटा twice of alpha मिल रहा है? मतलब coefficient of area expansion will be double of the coefficient of linear expansion, है ना? Coefficient of area expansion is twice of the coefficient of length expansion. Is it clear? लिसन समझे बेटा कैसे प्रूव किया इसको? Yes, sir. लिख लीजिए स्टार मार्क देके. कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लेंथ एक्सपेंशन का डबल होता है. सर हमें पूरा डिफरेंशिएशन लिखना है. कंप्लीट डेरिवेशन लिखना नहीं बेटा, आपको समझ में आना चाहिए हाउ आई हैव डन दिस. श्रद्धा समझा बेटा आपको कैलकुलेशन प्रॉपर्ली? Yes, sir. गुड. इसको एक और मेथड से प्रूफ करता हूँ. वी कैन प्ले विथ इट. हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं. मैं एक और अप्रोच से आपको करके बताता हूँ. गुड. यस श्रद्धा बोलो.
डन। आगे और एक्सप्लेन करें इसको। क्रिशा समझा बेटा? चल आई मूव अहेड। हाँ सर। चलो आगे बढ़ो, इसको एक और तरीके से बात करते हैं, देखते हैं, इससे भी समझने का ट्राई करो। अच्छा, क्या हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इसका ये वाला लेंथ भी बढ़ेगा और ये वाला लेंथ भी बढ़ेगा? क्या दोनों लेंथ बढ़ेगा? ये भी तो लेंथ है ना और ये भी लेंथ है मेरा, सो क्या दोनों लेंथ में चेंज होगा? तो आंसर इज यस, चारों तरफ से बढ़ेगा ना, ऐसे एक्सपैंड करेगा। सो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब कि ये लेंथ भी चेंज हो रहा है और ये वाला लेंथ भी चेंज हो रहा है। एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, स्क्वायर लेके चल रहे हैं हम लोग, हालांकि आप किसी और के लिए भी प्रूव कर सकते हो, बट आई एम सेइंग इट्स फॉर स्क्वायर, एल स्क्वायर। सो कैन आई राइट दिस एज एरिया एल इंटू एल? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया को ए प्लस ऑफ डेल्टा ए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से एरिया चेंज हो जाएगा, और ये लेंथ की जगह पे कैन आई राइट एल प्लस ऑफ डेल्टा एल इंटू क्या, इसकी जब एल नॉट कर दो, ए नॉट कर दो, इंटू एल नॉट प्लस ऑफ डेल्टा एल, इसकी जगह पे भी प्लेस कर दिया, इसकी जगह पे भी प्लेस कर दिया। क्या लिख रहा हूँ, एक मिनट बेटा, ए नॉट प्लस डेल्टा एल इसकी जगह पे ऐसे लिखिए। So can we write this as area as, ये मेरा फाइनल एरिया। सो क्या हम एरिया को क्या रख सकते हैं? What we can write about area? What we can write about area? आप खुद देखो, इस एरिया के बारे में मुझे लिखना है। क्या लिख सकते हैं? Sir, don't know. मैं बात करता हूँ, ये अगर मेरा फाइनल एरिया है, सो कैन आई राइट दिस फाइनल एरिया एज ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, और क्या इस लेंथ की जगह पे कैन वी राइट एज एल नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, राइट। और क्या इसकी जगह पे हम लोग वापस से लिख सकते हैं एल नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। कैन वी राइट दिस? यहाँ पे ए नॉट हो गया, सो ऑब्वियस सी बात है कि ए नॉट जो होगा मेरा एल नॉट का स्क्वायर होगा, इनिशियल लेंथ का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये मेरा इनिशियल एरिया है। सो कैन वी से ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी is equal to L naught into L naught, that will be equal to L naught square 1 plus of alpha delta t into 1 plus of alpha delta t, बोल सकते हैं हम लोग, राइट। अब ऑब्वियसली ए नॉट इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर, सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करिए, सो व्हाट वी आर हैविंग 1 प्लस ऑफ बीटा डेल्टा टी, मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 को किया तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया अल्फा इंटू डेल्टा टी, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया अल्फा इंटू डेल्टा टी, प्लस दिस विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर होगा। सो नाउ दिस 1 एंड दिस 1 विल गेट कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अभी मुझे क्या मिल रहा है, बीटा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। नाउ ये अल्फा मेरा बहुत छोटा है तो अल्फा स्क्वायर और भी कम होगा, सो ऑब्वियस सी बात है हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं जैसा हमने पहले किया था। सो व्हाट वी आर हैविंग बेटा कि बीटा इंटू डेल्टा टी will be equal to twice of alpha into delta t. Now this delta t and this delta t will get cancelled. So once this is getting cancelled, so मुझे क्या मिल रहा है, am I having beta is equal to twice of alpha? हाँ गुड श्रद्धा, समझ में आया ये कैलकुलेशन? देखो यही चीज था, तुम इसको जैसे चाहोगे वैसे खेल सकते हो, सुपरवियस। मैंने इसको ऐसे भी प्रूफ किया था डिफरेंशिएशन के हेल्प से, या ऐसे भी किया, जो आपको सही लगे यू कैन डू इट दैट वे। एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छा समझा। बाकी सभी को, श्रद्धा, कबीर, श्रेया क्लियर है बेटा तीनों को? वैष्णवी? Yes, sir. एंड माय सजेशन विल बी कि मेक अ प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, रिवाइज इट कंटिन्यूअसली, अच्छे से देखो और खुद से डिराइव करो।
मैं तो डिराइव करके दे ही रहा हूं, लेकिन मेरे डिराइव करने के बाद भी आप खुद से इसको जरूर डिराइव करिए बार बार। क्लियर? कैलकुलेशन सभी को समझ में आया? हाँ सर। चलो एक और लिख लेते। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लेंथ कर लिया, एरिया कर लिया, अब बात करेंगे वॉल्यूम। So we have done with effect of temperature on length, area. Now we'll go to effect of temperature on volume. मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, नोट्स बना के रखना बेटा, ये भूलता है बहुत जल्दी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पे अटेंशन प्रॉपर्ली एंड सॉल्व कर लो अच्छे से। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम करने के लिए विल हैव अ क्यूब हियर, क्यूब से हम सोचते हैं। अगर आप क्यूब से सोचोगे, Show the last slide. 1 second, let me plot a cube here. क्यूब के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? जैसे हमने एरिया के लिए लिखा था, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। Yes, sir. Next. ओके, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन से हियर फॉर वॉल्यूम। तो क्या हम वॉल्यूम के लिए ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या टोटल वॉल्यूम में चेंज बाय ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, जैसा हमने हर केस में किया था। सेम वे में अगर आप ये हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी, सो डेल्टा वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा टी। अल्फा था लेंथ के लिए, बीटा था एरिया के लिए। ये गामा 2-3 जगह आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यंग्स मॉडुलस में भी आएगा और एडियाबेटिक इंडेक्स में भी आएगा। तीनों गामा ऐसे ही होता है, लेकिन तीनों का मतलब बहुत अलग है। यहाँ पे ये जो गामा है, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। दिस गामा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, राइट। सबका यूनिट सेम होता है, जैसा यूनिट अल्फा का था वही यूनिट बीटा का होगा, वही यूनिट गामा का होगा, राइट। सो गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, can be write delta V is equal to gamma into V naught into delta T, and can we say that final volume minus of initial volume is equal to gamma into V naught into delta T. इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, so final volume will be equal to V naught plus gamma into V naught into delta T. If I'll be having V naught common from here, so can we say the final volume is equal to, so can we say that my final volume is equal to V naught bracket 1 plus gamma into delta T. जैसे सबका एरिया का था, लेंथ का था, वैसे वॉल्यूम का होगा। Vf is my final volume, V naught is my initial volume, gamma is my coefficient of volume expansion, coefficient of volume expansion, and delta T is my temperature difference. This was the relation. So final volume is equal to initial volume plus gamma into delta T, where gamma was my coefficient of volume expansion, delta T is my temperature difference, and V naught is my initial volume.
ऋषा, ऋषान क्लियर है बेटा? समझा ये वॉल्यूम के लिए कैसे देखा टेम्परेचर का डिपेंडेंस? हाँ सर, समझा। निकालो जरा खुद से वॉल्यूम का, निकालती गामा का और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालो। क्यूब लेके करना, स्फीयर भी लेके कर सकते जो आपको अच्छा लगे, बट क्यूब लेके करिए। रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। देख सोम समझ में है बेटा कैसे लिखा वॉल्यूम का? हाँ सर। चलो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं गामा और अल्फा के बीच में। विल हैव अ क्यूब फॉर दिस। हम क्यूब लेकर ही करेंगे इसको। वी आर हैविंग अ क्यूब, लाइक ये थोड़ा सा डायग्राम एब्रप्ट हो गया, बट लेट्स से इट्स अ क्यूब हियर, और ये क्यूब में मान लो ये क्यूब है और क्यूब का साइड एल पकड़ते हैं, राइट? तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? इज इट इक्वल टू एल क्यूब? साइड का क्यूब ही करोगे ना वॉल्यूम के लिए, एक एल क्यूब होता है या ये क्यूब होता है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब हियर, क्यूब के केस में। अब आप एक काम करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एल। डिफरेंशिएट both sides with respect to L। अब दोनों साइड में L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, here and here also। So if I'm differentiating both sides with respect to L, तो क्या मिलेगा मुझे? dV by a dl is equal to dl cube by dl। जैसे हमने वहां पे एरिया को डिफरेंशिएट किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। So और क्या मिलेगा? जैसे dV by dl is equal to 3 of L square। Yes, correct। dV by dl will be equal to 3 of L square। श्रद्धा, excellent। कैसे किया बेटा? श्रद्धा, श्रुति, how you have done this? Gamma of is equal to 3 alpha। So I solved it by this method only, the one you are doing now. Okay, my suggestion will be after lecture go it by this approach also, L into L into L, this one। Yes sir। नहीं, ये तो अभी किया आपने, ये वाला अप्रोच से। लेक्चर के बाद ट्राई करना बेटा, वैसे भी करना है खुद से। इस dl को इधर शिफ्ट कर देंगे हम लोग। हाँ, ओके। So what will be having? That dV will be equal to 3L square into what? dl। dV will be equal to 3L square into dl। Right? Now dl की जगह पे we can place that dV is equal to 3L square, और dl की जगह पे क्या हो जाएगा? L into alpha into dt। So therefore dV is equal to 3 into L cube into alpha into dt, and L cube is nothing but that is equal to volume। So can we say that dV is equal to 3 into volume alpha into what? dt। alpha volume को नीचे शिफ्ट कर दो। So dV by V is equal to 3 into alpha into dt, and dV by V can be written as gamma into dt। So gamma into dt is equal to 3 alpha into dt। Now this dt and dt will get, हाँ ये सुदत्त बोलो बेटा, ये सुदत्त, any doubt? So we'll be having from here gamma is equal to, बोलो बेटा, कुछ डाउट है सुदत्त? No sir। Okay, so gamma will be thrice of alpha। So देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का 3 टाइम्स है, और कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का 2 टाइम्स है। डबल है, ये ट्रिपल है। गामा और अल्फा के बीच में रिलेशन।
सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2. So we can of course write this as alpha is equal to beta by 2 and that is equal to gamma by 3. Relation between alpha, beta and gamma मतलब coefficient of linear expansion, coefficient of area expansion और coefficient of volume expansion के बीच में ये relation है. No, we are just winding for the lectures. Is it fine? Yeah, sir. No problem. So हम clear है बेटा calculation? हाँ सर. Good. Understood, sir. Super. ठीक है. We'll wind up for today and हाँ बोलो. सर आप नेक्स्ट लेक्चर आज ही डालने वाले हैं? नहीं आज नहीं. Tomorrow I'll be sending one recorded lecture. इसके आगे का effect of temperature. देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, effect of temperature on length, area and volume. अगला जो recorded lecture होगा that will be effect of temperature on time period of simple pendulum, weight of the liquid submerged in water, right? इसके ऊपर effect देखेंगे. Then by rod पे कितना प्रेशर लगेगा, कितना स्ट्रेस जनरेट होगा उसके बारे में. सो ये पूरा टॉपिक होगा हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और जो असाइनमेंट होगा वो इसी टॉपिक पे होगा. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एरिया लेंथ वॉल्यूम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड एंड स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस. ये पूरा एक सेक्शन है और इस पे पहला असाइनमेंट होगा. सो हाफ पार्ट आई हैव टेकन इन द लाइव लेक्चर. Remaining part of this section will be recorded, which you have to see and you have to ask me doubt and you have to solve the assignment based on that. Is it fine? Is it clear? Yes, sir. Chalo, theek hai. We'll wind up for today. We'll discuss in the next lecture. Bye, sir. Bye bye. Bye bye. Bye Thank beta. you, sir. Bye beta. Bye sir.